नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अपने घरों पर सुरक्षित स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारी सामाजिक विज्ञान की भूगोल की कक्षा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक हमारा पर्यावरण में संकलित अध्याय 7, जिसका शीर्षक है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। बच्चों, आज हम इसका गहनता से अध्ययन करेंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि पुराने समय से ही मनुष्य प्रकृति पर निर्भर रहा है। वह अपनी हर छोटी या बड़ी ज़रूरत के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहता है तथा धीरे धीरे मानव ने अपनी इन ज़रूरतों को प्राकृतिक वातावरण में अपने कौशल एवं बुद्धि के विकास के साथ पूरा करने में अपने आने वाली कठिनाइयों को बहुत हद तक दूर किया है। आज हम इस अध्याय में यही अध्ययन करेंगे कि मानव ने धीरे धीरे किस प्रकार से अपने आवास, जिन्हें हम बस्तियां कहते हैं, उनमें गुफाओं से लेकर के बड़े बड़े शहरों तक का सफ़र तय कर लिया है। बड़े बड़े बिल्डिंग, इमारतें आज आप देखने को मिलती हैं आपको शहरों में, महानगरों में। इसी प्रकार से यदि आप परिवहन में देखें तो पहिए के आविष्कार से लेकर के आज हवाई यातायात तक का सफ़र किस प्रकार से मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल के दम पर हासिल किया है। बच्चों, इसी प्रकार संचार के, यदि आप संचार के साधनों की बात करें तो पुराने समय में मानव कबूतर या अन्य पशु पक्षियों तथा अन्य ध्वनियों का प्रयोग करके अपने संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बातों को पहुंचाता था। कई संकेतों के माध्यम से भी, कई बार धुआं उठा करके या अन्य ध्वनियाँ कर करके मनुष्य अपने संचार के इस ज़रूरत को पूरी करता था। परंतु समय व अपनी बुद्धि को विकसित करते हुए मनुष्य ने किस प्रकार से आज दूरभाषचलयामी यंत्र या संचार यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकने वाले उपकरण पूरी तरह से अपनाते हुए कई कई दिनों का काम, वर्षों का काम और कुछ ही क्षणों में तब्दील कर दिया है। तो आज हमारा ये अध्याय इसी पर आधारित है। इसमें हम आवाज़ से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय। बच्चों, बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं उन्हें बसाव स्थान कहते हैं। बच्चों, यूँ तो आप भवन या घर, बस्ती कहीं भी बसा सकते हो, लेकिन इसके कुछ आदर्श प्राकृतिक दशाएं होती हैं, जैसे कि अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि तथा उपजाऊ मिट्टी। आपने पढ़ा होगा प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। बच्चों, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ मानचित्र में आप सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांगहो नदियों के द्वारा विकसित हुई सभ्यताओं को देख सकते हैं। ये वो सभ्यताएं हैं जो नदियों के किनारे विकसित हुई। बच्चों,
बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती हैं। जानते हो क्यों? चलिए हम बताते हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं, क्योंकि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों की जलवायु अत्यधिक कठोर होती है तथा धरती पर बदलते मौसमों के चलते वर्ष के कुछ महीनों में यहाँ रहना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए यहाँ के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। बच्चों, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? बच्चों, जहाँ मौसम में ज़्यादा बदलाव नहीं आते तथा लगभग एक जैसा ही वातावरण या मौसम रहता है, वहाँ पर अधिकांश बस्तियाँ स्थायी पाई जाती हैं। इन बस्तियों में लोग अपने रहने के लिए पक्के घर बनाते हैं। यहाँ आप चित्र में मानव की एक स्थायी बस्ती को देख सकते हो। बच्चों, हमारे देश में लोगों के रहने के क्षेत्र के आधार पर हम बस्तियों को आगे दो भागों में बांट सकते हैं, ग्रामीण बस्तियां व शहरी बस्तियां। चलिए हम पहले ग्रामीण बस्तियों का अध्ययन करते हैं। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। आप यहाँ चित्र में एक सघन बस्ती को देख सकते हैं कि किस प्रकार से घर एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है। ऐसा अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों पे देखने को मिलता है। घने जंगलों एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, जहां पर आपको इक्का दुक्का घर और ये घर दूर दूर नज़र आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतें बनाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिखाई देता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती है ताकि वर्षा का जल छत पर एकत्र ना हो। और इसी प्रकार ढाल वाली छतें हिम क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, जिन क्षेत्रों में हिम वर्षा अधिक मात्रा में होती है या हिमवृष्टि होती है, ताकि घरों की छतों पर बर्फ़ का बोझ ना पड़े और वो फिसल कर नीचे चली जाए। बच्चों, हमारी धरती पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर वर्षा के जल का जमाव अत्यधिक हो जाता है और वहाँ पर पानी एकत्र हो जाता है। जल के इस जमाव के कारण वहाँ ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। आप इस चित्र में एक स्टिल्ट पर मकान को देख सकते हो। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि घरों में पानी ना घुस सके। और इस प्रकार के मकान कई बार जंगलों में भी बनाए जाते हैं ताकि कोई भी जंगली पशु रात के समय घर में हमला ना कर दे। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती हैं ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके। बच्चों, क्या आप जानते हो कि ये घर गर्मियों में ठंडे व सर्दियों में गर्म रहते हैं? ये प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित होते हैं। ये स्थानीय सामग्री से ही बना लिए जाते हैं, जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग इन घरों को बनाने में किया जाता है। चलिए अब हम नगरीय बस्तियों की चर्चा करते हैं। बच्चों, नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण
व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। यहाँ पर सीमेंट, रेत, सरिया व बजरी आदि का प्रयोग करके घर बनाए जाते हैं तथा ये सघन होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, क्या आप एक बिल्कुल अलग तरह के घर के बारे में जानते हो जो बर्फ़ से बना होता है तथा यह टुंड्रा क्षेत्रों में पाया जाता है? इसे इग्लू कहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आवास पर छोटी सी चर्चा, जिसमें आपने यह जाना कि किस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक वातावरण को मानवीय रूप में ढालते हुए अपने अनुकूल बदल दिया है। तो चलिए अगले मानवीय पर्यावरण में हम परिवहन की चर्चा करेंगे। यह जानेंगे कि इस क्षेत्र में मानव ने किस तरह के बदलाव कर अपने आप को आरामदायक स्थिति में पहुंचाया है। पहले हम परिवहन क्या है यह जान लेते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था तथा उस समय के लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। जैसा कि बच्चों आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि मनुष्य ने जब से पहिए की खोज की है तो परिवहन का आविष्कार वहीं से हुआ है। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता चला गया। आज भी लोग परिवहन के लिए कई बार पशुओं का उपयोग करते हैं। चित्र में आप यातायात के साधन के रूप में इस घोड़ा गाड़ी को देख सकते हैं। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को बहुत तीव्र बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय ही लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं? पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग, चौथा वायु मार्ग। आइए बच्चों एक एक करके संक्षिप्त में इनका अध्ययन करें। सबसे पहले हम सड़क मार्ग का अध्ययन करेंगे। भूस्थल पर कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क हैं। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। चित्र में आप देख सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में सड़कें बनाना आसान है, इसीलिए यहाँ सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी हालांकि सड़कें बनी हुई हैं, परंतु यहाँ पर सड़कें इतनी सघन नहीं हैं। बच्चों, हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। बच्चों, भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सबवे कहते हैं। कहीं आप इन्हें शहरी क्षेत्रों में देख सकते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर पाए जाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो कि सड़क मार्ग का निर्माण एवं रखरखाव हमारे देश में केंद्रीय व राज्य सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के अनुसार करती हैं और इन्हीं आधार पर हम इन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि कहते हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण एक नवीनतम उपलब्धि है। यहाँ चित्र में आप स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ता है देख सकते हैं। बच्चों, परिवहन का अगला
मुख्य साधन रेल मार्ग है। रेल मार्ग भूस्थल पर अधिक दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग में किए जा सकने वाला साधन है। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। बच्चों, सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। बच्चों, आपने बुलेट ट्रेन के बारे में तथा उसकी स्पीड के बारे में तो सुना ही होगा, जो हजारों किलोमीटर का सफ़र घंटों भर में ही तय कर देती है। पर बच्चों, क्या आपको मालूम है कि मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। हालांकि उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। कालका से शिमला रेल मार्ग इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस पर चलने वाली ट्रेन बहुत छोटी होती है, जिसे हम टॉय ट्रेन भी कहते हैं। इसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। आइए कुछ अनोखे रेल मार्गों के बारे में भी जान लेते हैं। जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। मानचित्र में आप देखिए, यहाँ पर जो अगली तस्वीर आपको नज़र आ रही है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। बच्चों, भूस्थल के दो परिवहन मार्ग, सड़क मार्ग व रेल मार्ग के बाद आइए तीसरे परिवहन मार्ग, जो कि जल में चलता है, का अध्ययन करें, यानी जल मार्ग। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जल मार्ग एक ही देश में विभिन्न नदियों, झीलों या तालाबों में चलने वाले परिवहन को कहते हैं तथा नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग आप यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं। यह है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। बच्चों, पतन से हमारा अभिप्राय तट के नज़दीक वह स्थान जहां पर समुद्री जहाज सामान उतारते हैं व चढ़ाते हैं। आप चित्र में कुछ विश्व के महत्वपूर्ण पत्तनों को देख सकते हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन आदि प्रमुख हैं। आइए बच्चों, अब हम अति आधुनिक व तीव्र गति से चलने वाले परिवहन की चर्चा करें। यह परिवहन दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक पहुंचने की क्षमता रखता है तथा मानवीय पर्यावरण में परिवहन के क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ये परिवहन है वायु मार्ग परिवहन। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है।
हालांकि ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं पहुंच सकते। बच्चों, क्या आप जानते हो कि यह परिवहन हमें आपदा के समय अत्यधिक सहायक होता है। चित्र में देखिए कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। आपने अभी कुछ वर्ष पहले केदारनाथ में आई हुई तबाही में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को जरूर देखा होगा। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन यहाँ आप विश्व के मानचित्र में देख सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा आदि। बच्चों, अब हम आपको परिवहन के साधनों का एक संयुक्त मानचित्र दिखाते हैं जिसमें आप प्रमुख समुद्री पतन वैंकूवर, लॉस एंजल्स, पनामा, लीमा, सेंटियागो, करकास, काहिरा, अदन, कुवैत, केप टाउन, मुंबई, कोलंबो, कोलकाता, ढाका, पर्थ, सिडनी, डरबन, मनीला और ओसाका आदि को देख सकते हैं। और इसी प्रकार आप इसमें कुछ मुख्य हवाई पतन जैसे सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, मियामी, न्यूयॉर्क, रियो डी जनेरियो, लंदन, पेरिस, मैड्रिड, लिस्बन, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, डरबन, केप टाउन, मॉरिशस, पर्थ, सिडनी, मनीला, ओसाका, टोक्यो, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आदि देख सकते हैं तथा यहाँ पर कुछ आप जल मार्ग व कुछ वायु मार्ग भी अच्छे से देख सकते हैं। बच्चों, इस अध्याय में आपने जाना कि मानवीय पर्यावरण में मनुष्य ने अपने चारों तरफ जितना भी भौतिक वातावरण है उसमें अपनी बुद्धि और कौशल के दम पर अद्भुत बदलाव किए तथा किस प्रकार से मानव ने अपने आवास, जो कि एक गुफाओं से शुरू होकर के कहाँ इतने महानगरों में ऊंची ऊंची इमारतों तक का सफ़र आपने देखा। आपने आवासों के प्रकार को भी अच्छे से पढ़ा। इसी प्रकार से आपने परिवहन में स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन और रेल मार्ग को भी आपने जाना। तो बच्चों, आपने जाना कि किस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक वातावरण में हस्तक्षेप तो किया ही है। इस हस्तक्षेप करने से हालांकि कुछ नुकसान भी हुए हैं। यदि आप परिवहन के साधनों को, इनकी बढ़ती हुई संख्या को देखो तो आपको प्रदूषण तथा भूमि प्रदूषण आदि की समस्या देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अन्य समस्याएं भी इस तरक्की के साथ साथ आई हैं। तो हमें इन चीज़ों का, इन वस्तुओं का बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना है। आपको अपने विद्यालय और अपने घरों पर इन सब अपने प्राकृतिक वातावरण की चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। बच्चों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने व देखने के लिए आपका धन्यवाद।